Please subscribe our channel and also press the bell icon for more updates. नमस्कार स्टूडेंट्स, कक्षा 11 इतिहास पाठ 2 लेखन कला और शहरी जीवन अति लघु प्रश्न 2 अंक वाले। क्वेश्चन है श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है, 2 बिंदु दीजिए। श्रम विभाजन का मतलब है कार्य का विभाजन, अलग अलग जो कार्य है या अलग अलग जो व्यक्ति है वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो इसका आंसर है नगर के सब लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक पत्थर की मुद्रा तराशने वाले को कांसे के औजारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसकी विशेषता तो पत्थर उकेरने तक ही सीमित है। कांसे के औजार बनाने वाले को भी तांगा, रांगा, टिन और साथ ही लकड़ी के कोयले की भी आवश्यकता होती है। यानी कोई भी जो कार्य करता है वो किसी दूसरे कार्य पर निर्भर जरूर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेसोपोटामिया में सामान के आयात निर्यात किस प्रकार होता था? मेसोपोटामिया में सामान का आयात निर्यात किस प्रकार होता था? उत्तर है मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव था, इसलिए वे लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और अन्य कीमती पत्थरों का तुर्की व ईरान से आयात करते थे। कहाँ से? तुर्की व ईरान से सामान खरीदते थे। वे अपना कपड़ा, कृषि उत्पाद काफ़ी मात्रा में निर्यात करते थे। यानी जो मेसोपोटामिया के लोग हैं वो तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी, अन्य कीमती जो पत्थर है वो तुर्की व ईरान से खरीदते थे और अपना सामान, कपड़ा, कृषि उत्पाद वो काफ़ी मात्रा में निर्यात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया में भाषा के इस्तेमाल का वर्णन कीजिए। मेसोपोटामिया में भाषा का इस्तेमाल का वर्णन कीजिए। उत्तर है भाषा का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने में किया जाता था, शब्दकोश बनाने में, भूमि हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने में, कानूनों में परिवर्तन करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता था, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और आदेश जारी करने में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुखिया अपने आसपास के लोगों को क्यों बसाता था? तर्क दीजिए। यानी मुख्य व्यक्ति या गांव का मुखिया अपने आसपास लोगों को क्यों बसाता था? आवश्यकता पड़ने पर सेना तैयार कर सके, आसपास बसने से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे पाते थे, तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे, प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी तथा ये जो कार्य है वो पेचीदा था। मारी नगर के महल की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है मारी नगर का विशाल राजमहल वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान था। राजमहल का प्रशासन तथा कीमती धातुओं के निर्माण का मुख्य केंद्र था। राजा के भोजन की मज़े पर हर रोज़ भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ, आटा, मांस, मछली, फल, मदिरा, बियर आदि रखे जाते थे। इस विशाल महल में 260 कमरे बने हुए थे, कक्ष बने हुए थे। फिर है मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मेसोपोटामिया नामक यूनानी भाषा के 2 शब्दों मेसोस अर्थात मध्य, पोटेमोस अर्थात नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला व फ्रात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को माना जाता है। यह ऐतिहासिक भूमि आजकल इराक गणराज्य में
या इराक गणराज्य का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु प्रश्न 4 अंक वाले, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति यानी भूमि की जो स्थिति है वो कैसी थी। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे मैदान जिनमें छायादार पेड़ व पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पर्याप्त वर्षा होने से अच्छी फसल होती है। भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना पेट भर लेती है। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। दजला व फ्रात नदियों ने इस मैदान को सुंदर, रमणीय, हरा भरा और उपजाऊ बनाया है। तो ये मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति है। फिर है मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था कैसी है। मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था यानी खेतीबाड़ी की क्या व्यवस्था थी। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती आरंभ हो गई थी। कब? 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूँ, मटर, मसूर। गर्मियों में खजूर के पेड़ अत्यधिक फल देते थे। मुख्य फसलें कौन सी थी? गेहूँ, जौ, मटर, मसूर। और गर्मियों में क्या होते थे? खजूर के पेड़। समकालीन सभ्यताओं में सबसे अच्छी खेती मेसोपोटामिया में ही होती थी। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन आदि वस्तुएं मिल जाती है। स्टेपी घास के मैदानों में पशुपालन भी आजीविका का अच्छा साधन है। दजला व फ्रात कई धाराओं में बंटकर नहरों के रूप में खेतों की सिंचाई करती है। अच्छी खेती ही शहरी जीवन का आधार है। तो ये कृषि व्यवस्था थी, खेती व्यवस्था थी मेसोपोटामिया की। फिर है मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व है। शहरीकरण खाद्य उत्पादन के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती है। जनसंख्या का घनत्व बढ़ने से कस्बे बसने लगते हैं। धीरे धीरे कारोबार बढ़ने से व्यापार के केंद्र बन जाते हैं। शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है। श्रम विभाजन का भी शहरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। कुशल परिवहन व्यवस्था का भी इस सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान है। ये है शहरीकरण का महत्व। लेखन कला के क्रमबद्ध विकास का वर्णन कीजिए। लेखन कला का विकास किस प्रकार से हुआ? इसका आंसर देखो। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। चिकनी मिट्टी को आकार देकर सुखाया जाता था। लिखने वाली सतह चिकनी बनाई जाती थी। सरकंडे की तिल्ली की नोक से पट्टी पर लिखा जाता था। पट्टी धूप में सूख कर पक्की हो जाती थी। यहाँ पर खुदाई से सैकड़ों पट्टिकाएँ मिली है। यानी मिट्टी की, चिकनी मिट्टी की जो पट्टिकाएँ थी उनको सुखा करके उन पर लिखा जाता था। ऐसी थी लेखन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी मेसोपोटामिया के इलाके में ग्रामीण लोगों के मध्य झगड़े क्यों होते थे? किस बात को लेकर के झगड़े होते थे? स्पष्ट कीजिए। दक्षिणी मेसोपोटामिया की बात है यहाँ पर, झगड़े क्यों होते थे? इसका उत्तर है ग्रामीणों में पानी व जमीन के लिए बार बार झगड़े होते थे। नदियों के रास्ता बदलने से लोग पुण्य स्थापित होते रहते थे। नदी की जल धाराओं के ऊपर रहने वाले लोग सारा पानी अपने खेतों में इस्तेमाल कर लेते। देखो उसमें भी चोरी का काम चलता था। कभी कभी नदी में गाद जमने से नदी का बहाव रुक जाता था, इसलिए नीचे वाले लोगों को पानी नहीं मिलता था और उनके खेत सूखे रह जाते थे। यानी नदी के अंदर गार इकट्ठी हो जाती थी, जिसको गाद बोलते हैं। मिट्टी इकट्ठी हो जाती थी जिससे आगे पानी, नीचे वाले क्षेत्र में पानी नहीं जाता था और उनके खेत है वो सूखे रह जाते थे। फिर मेसोपोटामिया में परिवार व शादी के लिए कैसे नियम थे? परिवार व शादी के क्या नियम थे मेसोपोटामिया में? तो इसका उत्तर है समाज में एकल परिवार
ही आदर्श माना जाता था। मेसोपोटामिया में कैसी व्यवस्था थी? परिवार की संयुक्त या एकल परिवार की व्यवस्था थी। पिता परिवार का मुखिया होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में माता है वो परिवार की मुखिया होती थी। शादी की शुरुआत में वधू के माता पिता अपनी सहमति देते थे। विवाह की रस्म पूरी होने पर दोनों पक्ष उपहार का आदान प्रदान करते थे, एक साथ बैठकर भोजन खाते थे। मंदिर में पूजा करने के बाद सास नववधू को लेने आती थी। शादी के बाद पुत्र माता पिता के पास ही रहता था। आजकल भी यही सिस्टम है, व्यवस्था है। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को ही मिलता था। उर शहर की नगर योजना, उर नामक एक शहर था मेसोपोटामिया में, उसकी नगर योजना कैसी थी? तो देखो उर कैसा नगर था। उर नगर में गलियां संकरी व टेढ़ी मेढ़ी थी। अनाज के बोरे, ईंधन के गट्ठे गधे पर लादकर घर पर लाए जाते थे। गलियां बहुत घुमावदार पतली थी, सांप की तरह। जल निकासी के लिए नालियां सड़कों के किनारे न होकर घरों के भीतर पाई गई है। लोग वर्षा के जल के लिए घर में हौज बनाते थे, जिससे बाहर गली में कीचड़ न हो। ये बढ़िया व्यवस्था थी उनकी, किनकी? मेसोपोटामिया के लोगों की। क्या यह कहना क्यों सही होगा कि खाना बदोश पशु चारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे? उत्तर है, मारी नगर में किसान तथा पशु चारक दोनों रहते थे। किसान तथा पशु चारक दोनों रहते थे। पशु चारकों को जब अनाज, धातु के औजारों आदि की आवश्यकता होती, तब वे अपने पशुओं तथा उनके पनीर, चमड़ा व मांस आदि के बदले ये चीज़ें प्राप्त करते थे। गोबर की खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी थी। गडरिये कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजर कर जाते थे। परिणाम स्वरूप किसानों की फसल को हानि पहुंचती थी। गडरिये खानाबदोश कई बार किसानों की बस्ती पर हमला भी कर देते थे। किसान भी कई बार नदी नहर तक जाने से गडरियों को रोक देते थे, इसलिए दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। किसान और गडरिये के बीच झगड़े क्यों होते रहते थे? मारी नगर एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। मारी नगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था। यहाँ से लकड़ी, तांबा, रांगा, तले, मदिरा आदि माल फ्रात नदी से तुर्की, सीरिया, लेबनान आदि के साथ व्यापार होता था। दक्षिणी नगरों को जाने वाले पोत को पत्थर, चक्की, लकड़ी, शराब, तेल के पिंपों से लदे होते थे, मारी में रुकते थे। लदे माल पर 10% कर वसूल जाता था। यह नगर उन दिनों तांबे व टिन के लिए प्रसिद्ध था। कांसा औजार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। मारी नगर व्यापार के लिए संपन्न व समृद्ध नगर था। फिर है मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला की क्या देन है? लेखन कला की क्या देन है, स्पष्ट कीजिए। कुछ किस्से कहानियों को तो मौखिक रूप में याद रखते हैं, परंतु विज्ञान, गणित जीवित रखने के लिए दस्तावेजों, किताबों की आवश्यकता होती है। काल गणना का लेखा जोखा भी लिखित के रूप में रखना आवश्यक होता है। चंद्र ग्रहण का हिसाब रखा जाता था। विद्यार्थीगण पुरानी पट्टिकाओं को पढ़ते थे। कुछ छात्रों को इतना संपन्न बनाया जाता था कि बौद्धिक उपलब्धियों को संवार कर अगली पीढ़ी को प्रदान करें। यह सब लेखन कला की देन है, जिससे मेसोपोटामिया की उपलब्धियां हम आज जान पा रहे हैं। तो ये लेखन कला की विशेषता है। फिर है दीर्घ प्रश्न 8 अंक के, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन करना है। देखो, लेखन कला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। उन्होंने हमें क्या दी? लेखन कला दी संसार को। गणित की गणनाओं का विकास किया। विद्यालय जैसी संस्थाएं स्थापित की। मेसोपोटामिया के शहरी लोगों का आधुनिक तौर तरीके से परिचित होना। शहरी जीवन तथा सामाजिक व्यवस्था। उत्तराधिकार के मामले में कानूनी दस्तावेज का होना। मोहर एक शहरी शिल्प कृति। 5000 ईसा पूर्व बस्तियों का विकास। लेखन प्रणाली और शहरीकरण का महत्व। उर नगर की नगर योजना का विस्तार से समझाइए। उर नगर की सबसे पहले खुदाई
पतली व घुमावदार गलियां, नगर नियोजन की पद्धति का अभाव। नगर नियोजन जैसे कालीबंगा में जो सड़कें हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, उस प्रकार यहाँ नगर नियोजन की व्यवस्था नहीं है। नालियाँ भी टेढ़ी मेढ़ी घरों में बनी हुई है, गली में नालियाँ नहीं है। जल निकासी की व्यवस्था का न होना, घरों के बारे में अंधविश्वासों का प्रचलन, कमरों में खिड़कियों का अभाव था, शकुन अपशकुन की संबंधी बातें चलती थी। नगरवासियों के लिए कब्रिस्तान, आंगन में हौजों का निर्माण, सामान का लाना ले जाना। मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति के अभिन्न अंग थे, स्पष्ट कीजिए। मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति के अभिन्न अंग थे, स्पष्ट कीजिए। 5000 ईसा पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास हुआ। कुछ प्राचीन शहर मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए। सबसे पहले ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कि कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे। उर जो चंद्र देवता था, इनाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी, याद रखना इनको। कुछ प्रारंभिक साधारण मंदिर घरों जैसे होते थे क्योंकि मंदिर भी किसी देवता के घर होते हैं। देवता पूजा का केंद्र बिंदु था। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के लिए पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया मंदिरों में की जाती थी। मंदिर में धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा दिए। उस काल में मंदिर न केवल धार्मिक अपितु आर्थिक क्रियाओं से भी जुड़े हुए थे, यानी लेन देन, आयात निर्यात भी मंदिरों ने शुरू कर दिए थे। संभवतः दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल, गणना व गणित की विविधतापूर्ण परंपरा है। देखो कौन सी देन है। मेसोपोटामिया दुनिया को सबसे बड़ी देन, मेसोपोटामिया ने दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या दी है? काल, गणना और गणित की विविधतापूर्ण परंपरा। 1800 ईसा पूर्व के आसपास कुछ पट्टिकाएं मिली है जिनमें गुणा भाग की तालिकाएं, वर्ग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज की सारणी दी गई है। मेसोपोटामिया वासियों से भी हमें ज्ञात होता है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष 12 महीनों में विभाजन, एक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, एक दिन का 24 घंटों में विभाजन, एक घंटे का 60 मिनट में विभाजन, ये सब किसकी देन है? मेसोपोटामिया वासियों की। सूर्य चंद्र ग्रहण से घटित होने पर वर्ष, मास, दिन के अनुसार हिसाब रखकर गणना की जाती थी। रात को आकाश में तारों, तारामंडल की स्थिति पर नजर रखते हुए गणना की जाती थी। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियां, एक बार फिर उपलब्धियां दी गई है। लेखन कला, गणित की गणनाओं का विकास, शहरी जीवन व सामाजिक व्यवस्था, विद्यालय जैसी संस्थाएं, 5000 ईसा पूर्व बस्तियों का विकास, विवाह, उत्तराधिकार के मामलों में कानूनी दस्तावेज, मोहर एक शहरी शिल्प कृति है। शहरीकरण का महत्व। तो ये कक्षा 11 के अध्याय 2 के प्रश्न उत्तर थे। इनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।